नमस्कार। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही आप कह सकते हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। हिंदी में कहें तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। अब देखिए, पीजीटी, नेट, सेट, सीयूईटी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं और देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की सोच में ये इतना बड़ा बदलाव आखिर आया क्यों और कैसे आया हैं। अच्छा, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ये जो स्लाइड अभी दिख रही है ना, ये समझ लीजिए कि इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का विकास 3 स्टेजेस में हुआ। सबसे पहला था ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी हमारा परंपरागत दृष्टिकोण। इसे हम कह सकते हैं थीसिस। इसका पूरा फोकस था संस्थाओं पर, दर्शन पर, इतिहास पर, और इसका तरीका था नॉर्मेटिव, मतलब क्या होना चाहिए पर बात करना, जैसे एक अच्छी सरकार कैसी हो। फिर इसके एकदम उलट, इसके विरोध में आया स्टेज 2, द रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद। ये था एंटीथीसिस। इसका फोकस था एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर पर, मतलब इंसान असल में क्या करता है, और तरीका था एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी वैज्ञानिक तरीके से फैक्ट्स को जांचना। और फिर आखिर में आया स्टेज 3, जो था द रिफॉर्म, यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये इन दोनों का सिंथेसिस था। इसने फोकस वापस ह्यूमन वैल्यूज और सोशल क्राइसिस को सुलझाने पर लाया, और इसका तरीका था अप्लाइड साइंस, मतलब फैक्ट्स और नैतिकता दोनों का बैलेंस। तो सवाल उठता है कि ये बिहेवियरलिज्म आखिर है क्या? इसे समझने के लिए 2 डेफिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली है डेविड ईस्टन की। इनकी एकेडमिक डेफिनेशन कहती है कि ये अप्रोच इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के बजाय राजनीतिक हालात में इंसानों के एक्चुअल बिहेवियर, मतलब उनके असली व्यवहार को पढ़ने पर जोर देती है। और इसका की मैकेनिज्म था फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को एक सिस्टम और प्रोसेस की तरह देखना। दूसरी तरफ है रॉबर्ट डॉल। वो इसे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट कहते हैं, एक तरह का विरोध आंदोलन। किसके खिलाफ? पारंपरिक राजनीति विज्ञान के जो पुराने तरीके थे, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, लीगल, उन सब के खिलाफ। और इसका मकसद क्या था? सिंपल, एम्पिरिकल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके राजनीति को एक प्योर साइंस बनाना, एक शुद्ध विज्ञान। अब इस साइंटिफिक मेथड की जड़ें काफी पुरानी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आ गया। 1908 में ही ग्राहम वॉलेस और आर्थर बेंटली जैसे थिंकर्स ने इसकी नींव रख दी थी। लेकिन जो असली आग लगाई, जो असली कैटलिस्ट थे, वो थे 1920s में चार्ल्स ई मेरियम और उनका शिकागो स्कूल। ये नाम एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। मेरियम ने ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और इंटरडिसिप्लिनरी फोकस की बात की। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जरूरत महसूस हुई। तब इस आंदोलन को और भी ज्यादा रफ्तार मिली। और जो आर्म चेयर स्पेक्यूलेशन वाली परंपरा थी ना, मतलब कुर्सी पर बैठकर बस कल्पना करते रहना, उससे दूरी बना ली गई। चलिए अब बात करते हैं बिहेवियरलिज्म के 4 कोर फीचर्स की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है एम्पिरिकल अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल डेटा, जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी पर भरोसा करना है, फिलोसॉफिकल कल्पनाओं पर नहीं। दूसरा, क्वांटिफिकेशन, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करने में एकदम प्रिसाइज होना, जैसे इलेक्शन पोलिंग में स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तीसरा, वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है फैक्ट्स को वैल्यूज से अलग रखना, जो भी स्टडी हो वो अनबायस्ड हो, निष्पक्ष हो। और चौथा है इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, मतलब राजनीति को समझने के लिए सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जैसे दूसरे विषयों को भी साथ लेकर चलना है। तो इस पूरे आंदोलन का आखिर मकसद क्या था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस में बदलना, एक शुद्ध विज्ञान। इसमें फोकस था कॉजल थ्योरी बनाने पर, मतलब ऐसी थ्योरी जो कॉज एंड इफेक्ट को समझा सके। लक्ष्य था कि पॉलिटिकल रियलिटी को प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन किया जा सके, यानी उसकी भविष्यवाणी और व्याख्या की जा सके। तो इसने क्या होना चाहिए वाले सवालों से फोकस हटाकर कौन, क्या, कब और कैसे पाता है वाले सवालों पर लगा दिया। अच्छा जी, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। डेविड ईस्टन के 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स। चलिए एक एक करके पहले 4 को समझते हैं। पहला है रेगुलैरिटीज। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बिहेवियर में कुछ पैटर्न होते हैं, एक रूपता होती है, जिनको खोजकर प्रिडिक्टिव थियरीज बनाई जा सकती हैं। दूसरा, वेरिफिकेशन, मतलब कोई भी बात हवा में नहीं कहनी, हर स्टेटमेंट एम्पिरिकली टेस्टेबल होना चाहिए, उसे असलियत में जांचा जा सके। तीसरा है टेक्निक्स, मतलब डेटा को कलेक्ट करने, रिकॉर्ड करने और एनालाइज करने के लिए जो टूल्स हैं, उन्हें लगातार बेहतर बनाते रहना। और चौथा, क्वांटिफिकेशन। सिंपल है, एनालिसिस को प्रिसाइज बनाने के लिए मेजरमेंट और डेटा का इस्तेमाल करना।
चलिए अब बाकी के 4 प्रिंसिपल्स देखते हैं। पांचवा है वैल्यूज और ब्रैकेट में न्यूट्रलिटी। ये बहुत ही क्रूशल है। इसका मतलब है कि एथिक्स यानी मूल्य और एम्पेरिकल एक्सप्लेनेशन यानी तथ्य, इन दोनों को एकदम अलग रखना है। रिसर्चर को वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। छठा है सिस्टमाइजेशन, यानी थ्योरी और रिसर्च के बीच एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। बिना थ्योरी के डेटा का कोई मतलब नहीं है, वो ट्रिवियल है। सातवां प्योर साइंस। इसका मतलब है पहले ज्ञान हासिल करो, बाद में सोचना कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुलझाने से पहले थ्योरी को समझना जरूरी है। और आठवां और आखिरी है इंटीग्रेशन, मतलब पॉलिटिकल साइंस को दूसरे सोशल साइंसेस के साथ मिलाना, ताकि इंसान के मामलों को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो इस दौर के बड़े नाम कौन थे? कौन थे वो की थिंकर्स? सबसे पहले चार्ल्स ई मेरियम, जिन्हें हम शिकागो स्कूल का फाउंडर मानते हैं। फिर आते हैं डेविड ईस्टन, जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स के चीफ आर्किटेक्ट थे और जिन्होंने वो 8 फाउंडेशन स्टोन्स दिए। फिर हैं रॉबर्ट डाल, एक बहुत बड़े एम्पिरिकल एनालिस्ट, और हैरोल्ड लासवेल, जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के पायनियर थे और जिन्होंने राजनीति की वो फेमस परिभाषा दी, कौन, क्या, कब और कैसे पाता है। इन सभी थिंकर्स और उनके योगदान को नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बनाकर याद रखना एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, पर इसके फायदे क्या हुए? बिहेवियरलिज्म के मेरिट्स क्या थे? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, मेथोडोलॉजिकल रिगर। इसने एकदम सख्त साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स लागू किए और वो आर्मचेयर स्पेक्यूलेशन वाला युग खत्म कर दिया। दूसरा, डेटा ड्रिवन ऑब्जेक्टिविटी। इसने सर्वेस, स्टैटिस्टिक्स और वेरीफाइबल रिसर्च का एक कल्चर बनाया। और तीसरा, एक्सपैंडेड होराइजन्स। इसने पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से जोड़ा, जिससे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जैसी नई सब डिसिप्लिन्स भी बनी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ जरूर आता है। बिहेवियरिज्म की भी बहुत आलोचना हुई। इसकी 4 बड़ी कमियां थीं। पहली, इग्नोर्ड क्रूशल वैल्यूज। जैसा लियो स्ट्राउस ने कहा, इसने अच्छे बुरे सारे सामाजिक मूल्यों को बराबर मान लिया, कोई फर्क ही नहीं किया। दूसरी, मेथोडोलॉजिकल ऑब्सेशन। यह रिसर्च टेक्निक्स को परफेक्ट करने में इतना खो गया कि असली राजनीतिक मुद्दों को ही भूल गया। तीसरी, स्टेटस क्वो बायस। हर्बर्ट मर्क्यूज ने बताया कि यह सिर्फ क्या है बताता था, क्या होना चाहिए इस पर चुप था। इससे यह इनडायरेक्टली मौजूदा व्यवस्था का ही समर्थन कर रहा था। और चौथी और सबसे बड़ी कमी, दी आइवरी टावर। मतलब ये 1960s के जो बड़े संकट थे, जैसे युद्ध, वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स मूवमेंट, उन पर एकदम चुप रहा, उन्हें एड्रेस करने में पूरी तरह फेल हो गया। और बस यहीं से शुरुआत होती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद की। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, कोई काउंटर रेवोल्यूशन नहीं, ये कोई क्रांति नहीं थी, सुधार था। 1960s के आखिर में पूरी दुनिया में उथल पुथल मची थी और तब डेविड ईस्टन ने ही 1969 में अपने एक भाषण में इस डिसिप्लिन को सही रास्ते पर लाने के लिए एक जरूरी सुधार की घोषणा की। इसका मतलब साइंटिफिक मेथड को फेंकना नहीं था, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च को ह्यूमन वैल्यूज के नीचे रखना था। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 2 पिलर हैं और ये मैं बता रहा हूं एक गारंटेड एमसीक्यू है। वो 2 शब्द हैं रेलेवेंस और एक्शन, यानी प्रासंगिकता और कर्म। रेलेवेंस का मतलब जो भी ज्ञान है वो उस समय की सामाजिक जरूरतों के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। अगर समाज के काम का नहीं तो वो प्योर साइंस बेकार है। और एक्शन का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिर्फ तमाशा नहीं देख सकते, उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और क्राइसिस को मैनेज करने के लिए एक्शन लेना होगा। तो ये एक तरह से नॉलेज फॉर नॉलेज सेक से अप्लाइड साइंस फॉर सोशल रेस्क्यू की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो इसके फीचर्स क्या थे? ये सीधे सीधे बिहेवियरलिज्म की कमियों का जवाब थे। पहला, वैल्यू ओरिएंटेड। वैल्यूज को वापस सेंटर स्टेज पर लाया गया। ये माना गया कि मोरालिटी के बिना साइंस खतरनाक हो सकता है। दूसरा, एक्शन ओरिएंटेड। इंटेलेक्चुअल्स को समाज की जिम्मेदारी लेनी होगी और ह्यूमन वैल्यूज को बचाने के लिए काम करना होगा। तीसरा, सोशल रेलेवेंस। रिसर्च को एब्स्ट्रैक्ट पजल्स के बजाय मानवता के जो उस समय के संकट हैं उन पर फोकस करना चाहिए। और चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पॉलिटिकल साइंस को सोशल चेंज और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए एक अप्लाइड मैकेनिज्म बनाना। इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो था क्रीडो ऑफ रेलेवेंस, या प्रासंगिकता का पंथ। इसका मूल मंत्र था, और ये लाइन बहुत फेमस है, इट इज बेटर टू बी वेग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट देन प्रिसाइजली एक्यूरेट अबाउट समथिंग इररेलेवेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी फालतू चीज के बारे में एकदम सटीक होने से अच्छा है कि किसी जरूरी चीज के बारे में थोड़ा बहुत वेग ही सही पर बात तो की जाए। यहां सब्सटेंस यानी सार को टेक्निक
यानी तकनीक से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और अब आता है इस पूरी कहानी का कंसेप्चुअल क्लाइमैक्स। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक शानदार सिंथेसिस है। इसने बिहेवियरलिज्म की जो साइंटिफिक रिगर थी, उसकी जो मेथोडोलॉजी थी, उसे ट्रेडिशनलिज्म के नॉर्मेटिव वैल्यूज की नैतिक दिशा के साथ मिला दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? एम्पिरिकल साइंस प्लस नॉर्मेटिव वैल्यूज इक्वल्स टू पोस्ट बिहेवियरलिज्म। इसी ने पॉलिटिकल साइंस को असल दुनिया के संकटों को एनालाइज करने के लिए टूल्स दिए, और आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो इसी मिले-जुले मॉडल पर काम करता है। अब ये एक और एग्जाम फोकस्ड स्लाइड है। चलिए दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। नेचर ऑफ इंक्वायरी, बिहेवियरलिज्म खोजता है प्योर नॉलेज, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म खोजता है अप्लाइड नॉलेज। पर्पस ऑफ इंक्वायरी, बिहेवियरलिज्म का मकसद है ज्ञान के लिए ज्ञान, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का है सामाजिक जरूरतों के लिए रेलेवेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एटीट्यूड टुवर्ड्स वैल्यूज, बिहेवियरलिज्म है वैल्यू न्यूट्रल, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देता है। और आखिर में एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल चेंज, बिहेवियरलिज्म में स्टेटस को का बायस है, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म सोशल चेंज से इंस्पायर होता है। चलिए अब एग्जाम के लिए कुछ हाई यील्ड स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला, बिहेवियरलिज्म इज अ मूवमेंट नॉट अ थियरी, मतलब ये विश्लेषण का एक तरीका है, कोई विचारधारा नहीं। दूसरा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज अ रिफॉर्म मूवमेंट नॉट अ काउंटर रेवोल्यूशन। ये डेविड ईस्टन का डिफेंस था कि हम साइंस को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि उसे और बेहतर बना रहे हैं। और तीसरा, इट इज बेटर टू बी वेगली राइट देन प्रिसाइसली रॉन्ग। ये क्रीड ऑफ रेलेवेंस का मूल मंत्र है, मतलब जरूरी सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता देना, भले ही डेटा परफेक्ट न हो। चलिए अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। फटाफट जवाब सोचिएगा। बिहेवियरलिज्म के जनक कौन? चार्ल्स ई मैरियम। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के चैंपियन? डेविड ईस्टन। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के दो नारे क्या थे? रेलेवेंस एंड एक्शन। बिहेवियरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट? साइंटिफिक वैल्यू न्यूट्रल स्टडी। ईस्टन के 8 टेनेट्स किसने दिए? डेविड ईस्टन ने। और बिहेवियरलिज्म की मेन क्रिटिसिज्म क्या थी? स्टेटस को बायस और मॉरल डायरेक्शन की कमी। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल, कौन सा विचारक बिहेवियरलिज्म के 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन से जुड़ा है? रॉबर्ट डाल, डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम या लियो स्ट्रॉस? सोच लिया? सही जवाब है बी, डेविड ईस्टन। उन्होंने ही ये 8 सिद्धांत दिए थे। दूसरा सवाल, रेलेवेंस एंड एक्शन किस आंदोलन के 2 नारे हैं? इसका जवाब तो अब तक रट गया होगा। सही जवाब है सी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मूल मंत्र था। तीसरा सवाल, द शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस को मुख्य रूप से किस चीज की शुरुआत के लिए जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ए, द बिहेवियरल अप्रोच। चार्ल्स मैरियम के लीडरशिप में यहीं से बिहेवियरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। और ये है हमारी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए गोल्डन स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, बिहेवियरलिज्म द साइंस 1920 से 50s तक चला। प्योर साइंस पर फोकस, वैल्यू न्यूट्रल था और सामाजिक संकटों से डिस्कनेक्टेड। दूसरी तरफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म द रिफॉर्म 1960s के बाद आया। अप्लाइड साइंस और रिलेवेंस पर फोकस, वैल्यू ओरिएंटेड था और इसने सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने की इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और नीचे जो डायलेक्टिकल आउटकम दिया है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ट्रेडिशनल वैल्यूज से हम गए बिहेवियरल फैक्ट्स पर और फिर पहुंचे पोस्ट बिहेवियरल फैक्ट्स प्लस वैल्यूज पर।